हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CW सर। और जहां पे मैं फिर से एक बार बात करने वाला हूं BPSC TRE 3.0 के बारे में। और यहां पे मैं आपको बता रहा था, जहां से मैं छोड़ के गया था, मैं आपको छोड़ के गया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा था। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो जो टॉपिक है, वो जो पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं आपको, वो है हमारा जर्नल एंट्री। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं और एक एक करके मैं क्या करूंगा, आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स क्लियर करा दूंगा। क्योंकि आप में डायरेक्ट जर्नल एंट्री तो पूछेगा नहीं, तो आप में पूछेगा इसमें किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, किस अकाउंट को डेबिट करना है। और इसके लिए मैंने बोला था कि जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वगैरह जो पढ़ना है, वो आप अगर जिसमें गोल्डन रूल एंड मॉडर्न रूल, दो रूल को यदि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, ये सारा का सारा टॉपिक आसान होने वाला है। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करूंगा टाइप ऑफ जर्नल एंट्री के बारे में, कि मैं कौन कौन से टाइप का जर्नल एंट्री आपको पढ़ाने वाला हूं, या टाइप ऑफ, यहां पहले ट्रांजैक्शन कह लीजिए, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल ट्रांजैक्शन। और सिंपल ट्रांजैक्शन कहने का मतलब जैसे सेल परचेज है कि नहीं, डेटर से पेमेंट मिला, क्रेडिटर को पेमेंट किया, हमें इनकम हुआ, हमने एक्सपेंस करा, वो सब। उसके बाद मैंने आपको बताया था एंट्री से रिलेटेड कंपाउंड एंट्री, मतलब दो अलग अलग जर्नल एंट्री को मिला के एक एंट्री कैसे बनाते हैं। नंबर थर्ड मैंने आपको बताया था कि मैं बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको बताऊंगा, जिसमें चेक बैंक से रिलेटेड कुछ बातें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद मैंने बोला था डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। फिर मैंने आपको कहा था, ये गलती से मैं कल नहीं कह पाया था, स्पेशल एंट्री यानी स्पेशल ट्रांजैक्शंस कह लीजिए। उसके बाद हो गया बैड डेब्ट से रिलेटेड, और ये हो गया हमारा GST। तो GST से रिलेटेड जो होगा, मैं आपको पहले, इसके पहले क्या करूंगा, मैं आपको लेजर पढ़ाऊंगा और तब मैं GST रिलेटेड ट्रांजैक्शन बताऊंगा। तो एक एक करके मैं सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं। यदि आप कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है, और सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या करिए कि कंटिन्यू हमसे जुड़ते रहिए, क्योंकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपके पास जाता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं शुरू करता हूं, लेके चलता हूं आपको आपके सबसे पहले ट्रांजेक्शन, जिसको हम सिंपल ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। सिंपल ट्रांजेक्शन आखिर क्या होता है? तो सिंपल ट्रांजेक्शन में जैसे कि हो गया आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, या एक काम करते हैं, इसको जानने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने आपको दो रूल कल बताया था। एक तो बताया था आपको मैंने गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में हमने क्या किया था, उसको एक छोटा सा फॉर्मेट के जरिए मैं आपको समझा दूं। ये था हमारा अकाउंट, ये था हमारा डेबिट, और ये था हमारा क्रेडिट। अकाउंट को हमने कितने भागों में बांट दिया बच्चों? 3 भागों में बांट दिया था। उसी 3 भागों के बारे में अब आपके साथ मुझे पढ़ना है। वो 3 कौन कौन सा? तो सबसे पहला था हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा था हमारा बच्चों रियल अकाउंट, और तीसरा था हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल में क्या करते हैं? पर्सनल में रिसीवर को यानी पाने वाले को डेबिट करते हैं, और यहां पे गिवर को क्रेडिट करते हैं। यदि कोई पर्सनल अकाउंट है तो पक्का या तो पाने वाला होगा, नहीं तो देने वाला होगा। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था, व्यक्ति हो गया, संस्था हो गया, या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, यानी नॉमिनल अकाउंट में जब आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड, प्रीपेड, ऐसा करके कोई भी वर्ड जुड़ जाए जिससे पता चले या तो ये बाकी है, नहीं तो काम होने के बाद भी इसका क्या हुआ है, सॉरी काम नहीं, काम हुआ भी नहीं है और पेमेंट आ गया, मतलब एडवांस है, तो उससे रिलेटेड। रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि क्या आपके पास आ रहा है, कम्स इन एंड गोज आउट से रिलेटेड। नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था दो ही चीज आता है डेबिट में, एक्सपेंस एंड लॉस, लेकिन इसमें क्या क्या आता है, इनकम, प्रॉफिट भी हो सकता है, या गेन। प्रॉफिट और गेन में क्या अंतर है, मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे आपको बताने वाले हैं। एक और रूल मैंने कल बताया था, जिस रूल का नाम है हमारा, जिस रूल का नाम है बच्चों हमारा मॉडर्न रूल। उसको भी मैं रख देता हूं एक बार।
ताकि आपको समझाने में हमें मदद मिलेगी। जिस प्रकार से गोल्डन रूल में अकाउंट को 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसी प्रकार मॉडर्न रूल में हम अकाउंट को 5 अलग अलग भागों में बांटते हैं। इसमें भी अकाउंट, डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने कल डिस्कस कर रखा था। इसमें क्या होगा, नंबर 1 हमारा होगा एसेट्स। तो यदि कोई एसेट्स अकाउंट होगा तो उसका क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। दूसरा था हमारा लायबिलिटी अकाउंट था, इसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ये भी बताऊंगा। अगर कोई कैपिटल रिलेटेड अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, तो उसका अलग होगा। अगर कोई इनकम अकाउंट होगा उसका क्या होगा, ये बताऊंगा। और लास्ट में जो है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। तो ये कुल मिलाकर मैं 5 तरह के, इसके जरिए मैंने आपको बताया था कि जब भी एसेट्स बढ़ेगा, मैंने इसको बताया था कि इंक्रीज का मतलब हो गया ऊपर, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको समझना है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, जब भी कम होगा एसेट्स तो क्रेडिट, यानी जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट और बढ़ेगा तो क्रेडिट। और ठीक लायबिलिटी के जैसा ही कैपिटल होता है, क्योंकि कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कैपिटल भी क्या होगा, कम होगा तो डेबिट और ज्यादा होगा तो क्रेडिट। इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। अब इस रूल के जरिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूरा का पूरा जर्नल एंट्री, और अभी कुछ ही देर में मैं आपको खत्म करूंगा। तो प्लीज आप लोग लगातार जुड़िए और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए, जिसमें 2 चीजों को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, बेहद खास है। एक तो है मॉडर्न रूल और दूसरा है हमारा गोल्डन रूल। मैं एक एक करके इन सभी ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूं और मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला है हमारा सिंपल ट्रांजेक्शन। सिंपल ट्रांजेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां पे जैसे मैं आपको बता दूं, सिंपल ट्रांजेक्शन, सामान्य लेन देन, जो मतलब हमारे नॉर्मल व्यापार में होते ही रहते हैं, व्यापार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब इसके बिना व्यापार हमारा नहीं चल सकता है। जैसे यदि मान के चलिए, अगर मैं खर्चों के बारे में बात करूं बच्चों आपसे, तो जैसे मैं आपको कह दूं कि रेंट का पेमेंट किया हमने, तो जैसे रेंट का पेमेंट किया तो आप किसी भी रूल से बनाकर चलो, रूल चाहे कोई भी हो। यदि आप पर्सनल क्या कहते हैं गोल्डन रूल लेके चलते हो तो इसमें 2 चीज आ रहा है। रेंट का पेमेंट करने पे एक तो नाम आ रहा है रेंट का, और चूंकि आपने पेमेंट करा है तो पेमेंट किस चीज में करा होगा आपने, कैश या बैंक में, है कि नहीं। तो दूसरा कैश या बैंक। तो रेंट क्या है, हमारे खर्चे का नाम है। तो ये कौन सा अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट है। और ये कैश, अगर कैश के बारे में बात करेंगे तो ये इसको रियल, और यदि हमने बैंक से पेमेंट किया है तो ये हमारा पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि बैंक भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट में ये क्यों नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये खर्च है भाई, और खर्च को नॉमिनल अकाउंट में हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। यानी कि जब भी हम रेंट का पेमेंट करेंगे हम किसको करेंगे, रेंट अकाउंट को क्या करेंगे बच्चों, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ध्यान रखिए। दूसरा है हमारा कैश। अगर रियल अकाउंट हो तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, तो सर रियल अकाउंट का रूल कहता है कि व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट, जो जाता है उसको क्रेडिट। तो हमने रेंट का जब पेमेंट किया तो पैसा हमारे पास आया या गया, तो सर हमारे पास से पैसा गया, तो जानने वाले को क्या करते हैं, ये कह रहा है गोज आउट, ये गोज आउट, जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या होगा बच्चों, ये क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट में हमेशा क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं, इतना तो आपको कॉमन पता ही हो, है कि नहीं, ये कॉमन चीज है। लेकिन यदि मान के चलिए मैं इसको कैश ना मान के मैं ये मानता कि हमने बैंक से पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, तो पक्का है रेंट तो रहेगा ही रहेगा, ऑप्शन तो इसी में है। तो बैंक क्या है हमारा पर्सनल, और पर्सनल अकाउंट में देखिए पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट। तो यदि मैं बैंक के थ्रू पेमेंट करूंगा तो बैंक पाएगा या देगा, तो हमारा बैंक देगा, तो इसीलिए देने वाले को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे या तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करिए, या आप दूसरे कंडीशन में बैंक अकाउंट को क्रेडिट करिए। या ऐसा दे सकता है कि 10,000 रेंट है और आपने 4,000 दे दिया कैश और बाकी 6,000 दे दिया आपने बैंक, है कि नहीं है। या मान के चलिए
ऐसा भी हो सकता है कि रेंट क्या है हमारा, समझ लीजिएगा 10,000, उसमें से बोल दिया कैश दिया 4,000, तो कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट कितने से, बैंक से सर हमने दिया 5,000, बैंक अकाउंट को हम कितने से कर देंगे 5,000 से, सर बाकी 1,000 बच गया, मतलब ये क्या है, ये रेंट बाकी है। तो यदि उस हमारे रूम ओनर का नाम पता होता तब तो हम उसका नाम लिखते, लेकिन यदि नाम नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना 1,000 हो गया। सिंपल ट्रांजैक्शन में एक मैंने आपको क्या बताया, जैसे रेंट का पेमेंट किया। कल मैंने आपको रूल बताया था किस चीज से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, कि गुड्स को कभी गुड्स नहीं लिखते, गुड्स को कभी गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, तो भाई गुड्स को या तो हम क्या लिखते हैं सेल्स अकाउंट, नहीं तो परचेज अकाउंट, और नहीं तो इससे हम रिटर्न, जब रिटर्न आता है तो गुड्स सेल्स रिटर्न, और नहीं तो परचेज रिटर्न। यही 4 चीजों के साथ हम क्या करते हैं, गुड्स का नाम लेते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत। तो यहां पे क्या हो गया, लेट सपोज यदि मैं सिंपल ट्रांजेक्शन में या तो मैं सामान खरीदता ही नहीं तो बेचता हूं, तो सामान यदि खरीद रहा हूं, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, हमने सामान खरीदा, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास देखिए यहां पे क्या क्या आया, तो एक तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया, और दूसरा आप खरीदा, तो ये नहीं दिया कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा। तो यदि किसी भी ट्रांजैक्शन में ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन में यदि नाम ना रहे और ये भी ना रहे कि कैश खरीदा या उधार खरीदा, मतलब नगद खरीदा या उधार खरीदा, तो उसमें यदि किसी जिससे हम खरीद रहे हैं उसका नाम ना रहे, इसका मतलब हमने नगद खरीदा, क्योंकि अगर उधार खरीदा होता तो नाम तो पक्का रहता। तो इसीलिए क्या हो गया, नगद हो गया, मतलब दूसरा हो गया हमारा फिर वही कैश या बैंक, है कि नहीं। या मान के चलिए हमने गुड्स खरीदा कितने का, फिर इसमें भी देख लीजिए 10,000 का, हमने उसको कैश दे दिया 4,000, उसको बैंक भी दे दिया 4,000, और कितना बकाया रह गया, हमारा उधार रह गया, यानी क्रेडिट कह लीजिए आप, आउटस्टैंडिंग से बेहतर क्या होगा, हमारा क्रेडिट रह गया, मतलब हमने उधार ले लिया 2,000 का, तो क्या होगा इसका एंट्री। तो जरा देखिए, अब गुड्स है, गुड्स को हम खरीदेंगे तो गुड्स हमारे पास आएगा या जाएगा, तो गुड्स हमारे पास आएगा, तो आने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन समस्या ये है कि गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखते, तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि गुड्स को हम कब गुड्स लिखते हैं, गुड्स के बदले फिर क्या लिखते हैं, तो किसी भी कारण से गुड्स यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, परचेज लिखते हैं। इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया सर, तो अगर सिर्फ कैश जाता तो कैश को ही लिख देते सीधे 10,000, लेकिन नहीं सर, कैश तो हमारे पास से सिर्फ 4,000 गया है। बैंक कितना गया सर, सर बैंक से भी हमने 4,000 दिया और 2,000 सर हमने उधार दिया। तो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट परचेज से क्या होता है, हमारा क्रेडिटर बढ़ता है ना। तो आपसे ऐसा नहीं है जर्नल एंट्री पूछेगा, समझिए बातों, आपसे क्या पूछेगा कि परचेज गुड्स और कैश बैंक एंड ऑन क्रेडिट। तो इसमें अगर पूछ देगा कि भाई इस केस में पूछेगा कि डेबिट कितना किसको करेंगे, तो सीधी बात है परचेज को, या कैश अकाउंट को क्रेडिट कितने से करेंगे, तो सर कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से करेंगे, तो यदि सिर्फ और सिर्फ कैश दिया गया होता तो 10,000 से, लेकिन नहीं सर अलग अलग बांटा गया तो 4,000 4,000 2,000, तो कैश अकाउंट को कितने क्रेडिट करेंगे 4,000 से। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग में तुरंत का तुरंत क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने ऑलरेडी कॉमर्स पढ़ के आए हुए हैं, आप अकाउंट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे नॉलेज है, तभी आपने अकाउंट को सिलेक्ट करा। आज पता नहीं, अभी मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखा है, लेकिन ये हमने सुना कि 87,000 सीट जो है TRE 3.0 में ये मतलब अभी एक्चुअली क्या है कि मैं क्लास आज मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैं प्रीमियर के थ्रू में मैं आपके सामने लाइव हूँ, मैं एक्चुअल में लाइव नहीं हूँ अभी, है कि नहीं। तो 87 के अब मैं देखूंगा, आपके क्लास से निकलूंगा, नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखूंगा तो मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगा, तो वो नोटिफिकेशन के जरिए मैं आपको कंफर्म करूंगा, बट अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर जैसे हो गया गुड्स का मतलब क्या हो गया कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी बिजनेसमैन जिस प्रोडक्ट में सेल परचेज करता है ना, उसी को क्या कहते हैं, उस जैसे मान के चलिए मैं इसी डिजिटल पेन का सप्लायर,
मेरा बिजनेस है कि मैं इसी डिजिटल पेन को खरीदता हूं और बेचता हूं, तो हमारे लिए क्या हो गया, हमारा गुड्स हो गया। लेकिन यदि कोई टीचर अगर इसको खरीद रहा है मेरे से, तो उसके लिए गुड्स नहीं है, उसके लिए एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलेगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से क्या होता है ना, नेचर ऑफ प्रोडक्ट की प्रकृति बदलती है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट बदलता जाता है। किसी के लिए गुड्स है तो किसी के लिए फिक्स्ड एसेट्स हो जाता है। जैसे देखिए ना, आपके लिए घर, हमारे लिए घर क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। लेकिन जो लोग इसी का काम करते हैं, घर खरीदने बेचने का, प्रॉपर्टी डीलर वगैरह, उनका क्या है, तो सर उनके लिए वो गुड्स है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया गुड्स के बदले परचेज से लिखते हैं। यदि गुड्स के बदले ये दे दिया होता कि पेन, अगर गुड्स के बदले ये देता कि भाई हमने पेन परचेज किया, परचेज ऑफ पेन, मान के चलिए 10 रुपए का, तो इसका एंट्री हम ऐसा नहीं करेंगे कि परचेज अकाउंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या आया, पेन आया, और पेन का नाम यहाँ पे स्पेशली दिया गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पेन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आने वाला है, परचेज किया तो आया, आया तो डेबिट करेंगे। तो हमारे पास से क्या गया, या तो हमारा कैश गया होगा, नहीं तो हमारा बैंक गया होगा, कितना 10,000। लेकिन वही अगर कह देता उधार पेन खरीदा, तो पेन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा लोग। तो ये हो गया हमारा सिंपल ट्रांजेक्शन। ये तो हो गया हमने परचेज का। एक सेल का एंट्री मैं आपको बता दे रहा हूं, सोल्ड गुड्स ₹100, सोल्ड गुड्स ₹100। तो यहां पे क्या होगा, जैसे गुड्स को हमने बेचा, हमारे पास क्या आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्या होगा, हमने गुड्स बेचा है तो हमारे पास से गुड्स जाएगा, जाने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन गुड्स को गुड्स नहीं लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था, गुड्स आपके दुकान से, आपके बिजनेस से बाहर दो कारणों से जा सकता है, एक तो सेल के कारण और एक अदर देन सेल। तो अदर देन सेल के कारण जब जाता है तो परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं। लेकिन नहीं, यहां तो साफ लिख रहा है सोल्ड गुड्स, मतलब हमने बेचा है, तो सेल होने के कारण यदि कोई भी गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जाता है तो उसको सेल्स अकाउंट लिखते हैं। और कितना हो गया सेल्स अकाउंट में, मान के चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको ले लूं, कमीशन रिसिव्ड, रिसिव्ड हुआ है। अगर कमीशन पेड लिखा रहता तो उसका अलग बात होता। अगर कमीशन रिसिव्ड हो रहा है, मतलब ये कमीशन हमारा क्या है, तो सर ये कमीशन हमारा इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। और कमीशन रिसिव्ड, क्या रिसीव हुआ होगा मुझे, तो सर या तो कैश और नहीं तो बैंक। तो जो भी रिसीव होगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रिसीव हुआ, कमीशन। तो इनकम के नाम को क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं, जो भी रिसीव हुआ 500। तो ये जो है हमारा क्या है भाई, हमारा सिंपल एंट्री है, जिसमें कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, पर्सनल रियल नॉमिनल पहचानिए, चाहे एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस पहचानिए, और आसानी से आप, मैं आपको सिर्फ रूल याद दिलाना चाहता था, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। फिर मैं बता रहा हूं, हाँ यदि आप अगस्त के लिए फिर प्रिपरेशन करिएगा, तो अगस्त के लिए मैं जो आपके लिए जो ये क्या कहते हैं, इसके बाद फिर मैं लाऊंगा, वो सबसे बेस्ट लाऊंगा क्लास, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम रहेगा। तो हमारे पास जब टाइम होगा तो हम अच्छे से क्या करेंगे, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को तरीके से समझा के मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा, मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको जीरो नॉलेज है अकाउंट्स के बारे में। लेकिन अभी 1 महीना टाइम है, 1 महीना भी अब कहाँ टाइम है, आज 14 तारीख हो गया, तो 23 से 24 दिन और टाइम है। तो इस 23-24 दिन में कैसे आपको पढ़ाना है वो तो सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में ले चल रहा हूं। दूसरा आता है हमारा, ये पहला हो गया क्लियर। दूसरा आता है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है बच्चों कि जब हम क्या करते हैं, कंपाउंड एंट्री। अच्छा रुकिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दे दूं, नो योर ट्रांजेक्शन। किस चीज के बारे में जानना है अपने ट्रांजेक्शन में, कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट है, मतलब
उधार है और कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा कैश है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन आएंगे जिनमें ये नहीं दिया रहेगा कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन है। तो उसके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं, जिन टिप्स के माध्यम से आप आसानी से उन चीजों को जान पाइएगा। तो वो टिप्स क्या है आपके लिए? तो टिप्स ये है कि मान के चलिए, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, परचेज गुड्स, ठीक है ना, परचेज या सोल्ड कह लीजिए, ऐसा कह देगा। दूसरा, परचेज या सोल्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज या सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मैं सबका हिंदी ही बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चौथा, परचेज या सोल्ड गुड्स चलिए परचेज पे ही समझा दे रहा हूं, सोल्ड अपने में। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज राम ऑन राम फॉर कैश। फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स राम। ये 6 तरह के मैंने आपको ट्रांजेक्शन लिखे। ये हमने 6 तरह के ट्रांजेक्शन्स लिखे। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्रेडिट है या कैश है। कुछ ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपको पता लग जाएगा, देख के ही पता लग जाएगा कि वो क्रेडिट है या कैश है। जैसे कि आप देखिए, पहले कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम जानकारी, मतलब कौन कौन से ट्रांजेक्शन हम पहचान सकते हैं। तो पहला है परचेज या सोल्ड गुड्स। हमने मानिए किसी एक को भी उठा लीजिए, परचेज का मतलब खरीदना, सोल्ड मतलब बेचना। हमने परचेज या सेल किया, लेकिन उधार किया या नगद किया इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि हमें पैसा आया, पैसा गया, नहीं गया, कुछ नहीं पता चल रहा। तो इसको पहले छोड़ते हैं। यहां देखिए, परचेज सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब नगद के लिए, तो यह हमारा हो जाएगा कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा? कैश। क्योंकि दे रखा है भाई कि हमने जो गुड्स परचेज किया, हमने गुड्स सोल्ड किया, वो किस चीज के लिए? कैश से किया। हमारा जो भी लेन देन हुआ कैश के अगेंस्ट हुआ। यहां पे दे रहा है परचेज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं, मतलब ऊपर ही लिख दिया हूं, क्रेडिट मतलब उधार और कैश मतलब नगद, हिंदी जिनका है उनके लिए। मतलब उसके बाद कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, फिर यहां पे फॉर कैश आ गया। तो जहां पे दे रहा है कि फॉर कैश, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां भी दे रहा है कि भाई क्रेडिट मतलब उधार है, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। समझिएगा, ये जो पॉइंट समझा रहा हूं इसमें लगभग लगभग आपका पूरा का पूरा जर्नल एंट्री क्लियर होने वाला है, तो इसलिए समझिएगा चीजों को। लेकिन समस्या तो तब आता है जब यहां पे दिया ही नहीं है, ना कैश दिया है, ना बैंक दिया है, ना किसी पार्टी का नाम दिया है, और यहां भी कैश बैंक नहीं दिया है, लेकिन यहां पार्टी का नाम दिया है। समझिएगा चीजों को। यहां सिर्फ दे दिया है क्या कि भाई राम से हमने सामान खरीदा, यहां पार्टी का नाम है, यहां तो वो भी नहीं है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन में ये ना दे कि वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है,
और उसमें किसी ना किसी पार्टी का नाम दिया हुआ हो तो समझिएगा वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या हमारा वो, यानी कि वो क्या हमारा उधार लेन देन। लेकिन यदि किसी ट्रांजेक्शन में ये भी ना दिया हो कि वो कैश है या क्रेडिट है और उसमें पार्टी का भी नाम ना दिया हो तो समझिएगा वो हमारा कैश का ट्रांजेक्शन होता है, कैश ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि नगद लेन देन यहां पे हुआ है। नंबर 1 और नंबर लास्ट। तो सर नंबर क्या होता है कि सर कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में अंतर क्या होता है? तो एक चीज याद रखिएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना तो इसमें क्या करेंगे, इसमें नाम को लेंगे, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन में नाम को नहीं लेंगे। तो नाम वैसे भी नहीं है तो सीधे परचेज अगर किया गुड्स हमने तो परचेज अकाउंट डेबिट गुड्स नहीं लिखेंगे, बताया ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से कैश गया। लेकिन यदि अगर यहीं लिख दिया होता कि परचेज या सोल्ड गुड्स पर या परचेज गुड्स पर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट जैसे ये दिया है, अब इसमें पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, तो अगर परचेज किया गुड्स को, उधार खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट ये तो गारंटी है, लेकिन हमारे पास से कुछ जा भी तो नहीं रहा है, तो वहां पे क्या होगा, तो उधार परचेज करने पे हमारे पास क्रेडिटर खड़ा होता है और क्रेडिटर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो इसके लिए आपको पिछला क्लास अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको करना पड़ेगा। पूरा का पूरा आपको ये वाला रूल भी समझाया और ये वाला रूल भी समझाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं हम अपने किस ट्रांजेक्शन पे, कंपाउंड एंट्री पे। कंपाउंड एंट्री का मतलब हो गया एंट्री 1 और एंट्री 2। हमने इन दोनों एंट्री को मिला के जब एक एंट्री बनाते हैं तो ये जो एंट्री कहलाता है ना, ये कंपाउंड एंट्री कहलाता है, मतलब संयुक्त। अब जैसे ये आपको कह दिया जाए कंपाउंड एंट्री के लिए 2 शर्त है, किसी भी एंट्री को कंपाउंड एंट्री के लिए बनाने के लिए कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, 2 शर्त है। जब 2 या 2 से अधिक एंट्री को मिलाकर जब आप एक एंट्री जब बनाते हैं तो उसी एक एंट्री को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। मैंने 2 का तो एग्जांपल दिया है, मतलब 2 से कितना भी ज्यादा हो सकता है, तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि सबसे पहले डेट ऑफ एंट्री मस्ट बी सेम, मतलब जितने भी एंट्री को आप मिलाकर एक कंपाउंड एंट्री बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उन सभी एंट्री का जो डेट होना चाहिए वो एकदम सेम होना चाहिए। जैसे अगर 4 तारीख है तो सबका 4 तारीख ही होना चाहिए, पाल। दूसरा एंड, ध्यान दीजिएगा, एंड का मतलब होता है और 2 तरह का और होता है, एक तो ये भी और कहता है, तो ये और का मतलब या तो एक नहीं, मतलब 2 में से कोई एक या 3 में से कोई एक तो चलेगा। लेकिन एंड का मतलब होता है अगर ए एंड बी मैं कह दूं तो ए एंड बी कहने का मतलब ए भी और बी भी। तो वही कह रहा है कि एक तो सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि डेट मस्ट बी सेम, और दूसरा एटलीस्ट डेबिट और क्रेडिट साइड मस्ट बी इन सेम नेम, सेम अकाउंट, या नाम नहीं, कहने मतलब कि एक तो डेट मैच करना चाहिए और दूसरा भाई डेबिट या क्रेडिट। जैसे कि मान के चलिए डेबिट या क्रेडिट कोई भी एक, अगर दोनों मैच कर गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं तो दोनों में कम से कम एक देना चाहिए। जैसे मैं आपको एक ट्रांजेक्शन बोलूं अगर मैं, और ट्रांजेक्शन क्या है, पेड रेंट 1000 and paid to creditor रुपीज 5000। हमने रेंट का पेमेंट कितना किया 1000 और हमने क्रेडिटर का पेमेंट कितना किया 5000।
तो कह रहा है कि इसका एंट्री बनाई। तो हमारे पास अभी हमने जो सीखा, एक एंट्री हम क्या बनाएंगे, पहले रेंट का पेमेंट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास से क्या गया, मैं मानता हूं कि दोनों को मैंने कैश ही दिया, इसको भी 1000, इसको भी 1000। और दूसरा एंट्री फिर अलग एंट्री मैं बनाऊंगा क्या, कि हमने क्रेडिटर का पेमेंट किया, जिससे मतलब हमने उधार सामान पहले खरीदा था। तो क्रेडिटर को हम क्या करेंगे, अब डेबिट करेंगे, ये पाने वाला है ये। और टू हमारे पास से क्या गया, कैश अकाउंट, कितना किया हमने, 5000। और एग्जाम्पल क्या है कि ये दोनों क्या है कि भाई आज कितना तारीख है बताइए, तो आज हो गया आपको 13 तारीख। तेरह फरवरी 2024 को हमने क्रेडिटर का पेमेंट किया और रेंट का पेमेंट किया। तो हमारा पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे कि डेट मस्ट बी सेम, मतलब दोनों ट्रांजेक्शन कब हुआ है, तो 13 फरवरी 2024 को। पहला कंडीशन क्लियर। तो अब आगे बढ़ेंगे, मतलब हमारे चांस है यहाँ पे कि हम कंपाउंड एंट्री कर पाए। और दूसरा देखिए कह रहा है डेबिट और क्रेडिट, मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों मैच करें, लेकिन दोनों ट्रांजेक्शंस का एटलीस्ट या तो डेबिट मैच कर जाए, नहीं तो क्रेडिट मैच कर जाए, मस्ट बी सेम, मतलब एक ही जैसा हो। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ रेंट है डेबिट में, यहाँ क्रेडिटर है, मैच नहीं कर रहा है। लेकिन डेबिट में जब हम क्रेडिट में जाते हैं तो यहां भी कैश है और यहां भी कैश है, ये दोनों सेम हो गया। तो मतलब हमारे पास ये अधिकार है कि हम इन दोनों एंट्री के बदले एक एंट्री बना सकते हैं, और वो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, इसी एंट्री को कहते हैं हम कंपाउंड एंट्री। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, डेट हम लिख देंगे वही वाला। तो डेट हमारा क्या हो गया, आज कितना हो गया, 13 फरवरी। और इसके अंतर्गत हम इन दोनों ट्रांजेक्शन्स के बदले अब एक ट्रांजेक्शन बनाएंगे। तो देखिए डेबिट में देखिए तो क्या क्या है, रेंट है और क्रेडिट है। तो पहले डेबिट वाले को लिखिए, क्योंकि हमेशा डेबिट ऊपर रहता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, दूसरा हमारा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू। अब ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, बच गया, यहाँ भी कैश है, यहाँ भी कैश है। तो अलग अलग लिखना तो जरूरी नहीं है, तो एक काम करिए, यहाँ पे कैश लिख दीजिए। देखिए तो रेंट कितना था हमारा, 1000, और क्रेडिटर को हमने कितना दिया था, 5000। यानी हमारे पास से टोटल गया क्या, हमारा कैश कितना गया, टोटल कैश कितना गया, तो 6000 गया। है समझ में। तो एक तो ये हो गया हमारा कौन सा एंट्री बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड एंट्री। क्लियर, तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन में। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में दिक्कत पता है क्या होता है, कभी कभी आप देखते हो ना, एक ही दिक्कत होता है। एक तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है जब चेक डिजॉनर होता है तब, और एक और दिक्कत होता है बच्चों को कब, चेक डिजॉनर होने के अलावा, कि भाई कब चेक को चेक लिखना है, कब बैंक को बैंक लिखना है। तो मैं कुछ टिप्स आपको इसमें भी दे दे रहा हूं, जो आपको बहुत ही मददगार साबित हो। सबसे टिप्स नंबर 1, अपने चेक को हमेशा बैंक अकाउंट के नाम से अपने चेक को हमेशा बैंक अकाउंट के नाम से दिखा, यानी अपने चेक को कभी भी चेक नहीं लिखेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, किसी अन्य
व्यक्ति या संस्था से प्राप्त चेक को यदि हम मिलने के दिन ही बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तब उस चेक के बदले भी बैंक अकाउंट का नाम नंबर 2, मैंने क्या बताया, अपने चेक को तो कभी चेक लिखना ही नहीं है। जैसे हमने रेंट का पेमेंट चेक से कर दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमेशा क्या लिखना है, मैंने वही चीज यहां पे बोला, हमेशा बैंक अकाउंट से दिखाना। लेकिन यदि किसी अन्य व्यक्ति से अगर मुझे चेक मिल रहा है, जैसे आज ही चेक मिला और आज ही हमने बैंक में जमा कर दिया, तो उस चेक को भी हमें क्या लिखना है, हम हमेशा क्या करते हैं, बैंक डेबिट, तो उस चेक के बदले भी हम क्या यूज करते हैं, बैंक अकाउंट। लेकिन हमारा क्या होता है, डेट, यहां पे क्या हो गया, आपको अगर कीवर्ड्स के बारे में बात करूं, डेट ऑफ रिसीव्ड एंड डेट ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी सेम। इसको अगर मैं नॉर्मल में कहूं तो यही होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड। अब इसी में आप समझिए कि मान के चलिए कि यदि हमारे चेक के बारे में नहीं दिया गया कि उसको हमने डिपॉजिट किया या नहीं किया, तो यहां पे 2 कंडीशन आएगा। इससे रिलेटेड एक यहां दिखा दे रहा हूं और एक मैं यहां बता दे रहा हूं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। तो ये क्या होगा, यदि चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना ना हो कि चेक को बैंक में डिपॉजिट किया गया या नहीं, और आगे प्रश्न में भी कुछ ना दिया गया हो, तो हम यह मानेंगे कि चेक को सेम डे में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो हम वहां बैंक अकाउंट लिखेंगे। समझिएगा चीजों। मानिए क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं हो, ये दिया कि हमें चेक मिला, लेकिन उस चेक को हमने बैंक में सबमिट किया या नहीं किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, तो फिर हम क्या मानेंगे, तो हम यही मानेंगे कि उस चेक को हमने क्या कर दिया, बैंक में सेम डे में भी जो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। और सेम डे में मैंने बताया कि अगर डेट अगर सेम हो जाए तो उसको क्या करते हैं, चेक के बदले भी हम क्या लिखते हैं, बैंक ही लिखते हैं बच्चों।
चेक के बदले क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। लेकिन एक और चीज, अगर चेक को बैंक में किसी और दिन डिपॉजिट किया गया तो हम मिलने के दिन चेक को चेक लिखते हैं तथा डिपॉजिट के दिन बैंक अकाउंट को डेबिट तथा चेक अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, मान के चलिए कि यदि चेक किसी और दिन रिसीव हुआ, जैसे चेक रिसीव हुआ, अगर दो कंडीशन में लेता हूं, चेक रिसीव हुआ 13 फरवरी 24 को, और आज ही चेक को हमने क्या कर दिया, बैंक में सबमिट भी कर दिया। मानिए हमें चेक रिसीव हुआ किससे, राम से, राम ने हमको चेक दिया एक, तो इसका क्या होगा एंट्री, हमारे पास क्या आया, चेक आया, लेकिन चेक को चेक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सीधे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास कौन दिया, देने वाला कौन है, तो राम सर। लेकिन मान के चलिए दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एज ऑन 11 Feb 24, कितने का, ₹5000 का। और आगे क्वेश्चन में या तो सेम जगह दे दे और नहीं तो आगे दे दे क्वेश्चन में, डिपॉजिट चेक रिसीव फ्रॉम राम इन बैंक एज ऑन, आज की डेट में ले लीजिए, या सॉरी एज ऑन 13 फरवरी, तो इसका क्या होगा एंट्री, तो इसका एंट्री एक अलग होगा, चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव्ड, कब चेक रिसीव्ड हुआ, तो भाई कितने तारीख को, 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी का जो हमारा एंट्री होगा वो होगा, हमें क्या, चेक को हम चेक ही लिखेंगे, चेक अकाउंट डेबिट। तो कहां से मिला मुझे, आराम से, कितने का चेक मिला, 5। और फिर जब हम उसको बैंक में जमा करेंगे तो उसका क्या होगा, डिपॉजिट इन बैंक। कब डिपॉजिट किया भाई, 13 फरवरी, आज की डेट में अगर मैं डिपॉजिट कराऊं तो इसका एंट्री हमारा क्या होगा, अब पाने वाला कौन होगा, तो बैंक होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास से क्या गया, चेक। नरेशन लिखना जरूरी होता है, नरेशन मैं इसलिए आपको नरेशन नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोग बीपीएससी का तैयारी करो और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं। देखिए बच्चों, आप लोग कंटिन्यू जुड़ नहीं रहे हैं, जिसके कारण मुझे मजबूरी में पूरा का पूरा मैं आपको टाइम नहीं दे पा। अगर आप रेगुलर जुड़ने लगिएगा
तो हम अपने क्लास के इस ड्यूरेशन को 1 घंटे से 3 घंटे करेंगे, तभी जाके आपका कोर्स खत्म होगा। नहीं तो आप लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए जुड़िएगा तो फिर नहीं होगा। तो लाइव क्लास का मतलब कि आप रोज दिन के 3 बजे से, 3 बजे से आप जुड़िए, तो मैं आपको 5:30-6 बजे तक रेगुलर क्लास कराऊंगा। और आपको करना पड़ेगा अगर कोर्स खत्म करना है तो, या कोई एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपको पढ़ना है तो उस चीजों के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग का क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, जो आपको अभी प्रीमियर के तौर पे लाइव में दिखा रहा होगा। तो अभी हमारा क्लास का टाइम हो चुका है, और भी बाकी बच्चे आ चुके हैं जो फेस टू फेस क्लास और हमारे ऐप पे जो क्लास चलता है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं 1-2 दिन आपको देखूंगा। कल तो वैसे भी सरस्वती पूजा है, तो चांसेस कम है लाइव आने का। तो आप अगर कंटिन्यू कर लीजिएगा तो फिर हम आपका 17 तारीख से तरीका से मैं आपको पूरा का पूरा क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा के और तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। आज हमने पढ़ा यही जर्नल एंट्री के बारे में हमने पढ़ाई किया, और जर्नल एंट्री में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, जैसे सिंपल ट्रांजैक्शन, कंपाउंड ट्रांजैक्शन और बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के अलावा भी और भी कुछ रूल्स बताए। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए, हम कंटिन्यू आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।